ना नाम एडिट कर दूं क्या? एड, हाँ, ये कुमारी आ गया है। हाँ हाँ। कर दीजिए, एडिट कर दीजिए। हाँ, हो गया। नाजरीन, मुअज़्ज़ज़ सामीन और हमारे मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मैं इरफान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करता हूं और इस्तकबाल करता हूं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर संजय कुमार साहब का। जी संजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत मैं कहता हूं कि इस्तकबाल करता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं। आपने तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में शिरकत की, हमारा हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। क्या? जी, अ, शुक्रिया चश्मा फारूकी साहिबा, शुक्रिया परवेज़ मुजफ्फर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर शाम हम 6 बजे जो हमारा वक्त तब्दील हुआ है, इस मुताबिक हम आपके रूबरू रोज़ाना एक इल्मी अदबी शख्सियत लाते हैं। उर्दू के हवाले से बातें होती हैं और कहीं ना कहीं अदब पर बात होती है। और आज की भी गुफ्तगू जो है बहुत ही खूबसूरत शख्स के साथ हो रही है। संजय कुमार जी अदीब हैं, नाकिद हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और आज का मौजू भी बहुत ही खूबसूरत है। पंडित दयाशंकर नसीम की शायरी के हवाले से ये बात करेंगे। खुद भी इन्होंने इन पे काम किया हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि इनके अंडर भी इस वक्त बहुत से रिसर्च स्कॉलर्स हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज हमारे सामने जो डॉक्टर संजय कुमार हैं, इनके इब्तदाई तालीमी और तरबियती मराहिल जो हैं वो कब कैसे तय हुए हैं। आज आप इस रूप में, इस रंग में, इस कदो कामत में हमारे सामने हैं, अदब की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आपको आपका इब्तदाई सफर याद दिलाना चाहूंगा। जी। देखिए, मेरा इब्तदाई सफर तो गांव से ही शुरू हुआ। जी। मैं इलाहाबाद से 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहता था, रहता हूं अब भी। वहीं जी। एक दिल का स्कूल था जिसमें एक उस्ताद थे, नूरुल हसन नकवी साहब। तो उन्होंने मुझे उर्दू की तालीम दी। वाह, क्या बचपन बात। में क्या, मैं दर्जा 6 और 7 में पढ़ता था, तो मुझे उर्दू सीखने का शौक पैदा हुआ। वाह, और वो शौक कैसे पैदा हुआ? ये उर्दू रस्मुल खत की वजह से। यानी क्या बात। जब मैं कभी उर्दू जब देखता था, कहीं इश्तिहार है, पोस्टर है, या जी। पर्चे वगैरह में, या कोई किताब, तो इसके रस्मुल खत से मैं वाकिफ नहीं था। तो हाँ, मेरे दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ इसको जानने और सीखने का, कि दरअसल ये लिखा क्या होता है। ये इससे तो मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। हिंदी पढ़ लेता हूँ, अंग्रेजी थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, लेकिन जी। ये रस्मुल खत बड़ी अजीब सी लगती मुझे। तो मैंने सीखने की शुरुआत की। तो जी। वही, वो जो उस्ताद थे उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे एक इब्तदाई किताब अलिफ बे वाली ला करके दे दी। मैंने उसको वाह, पढ़ना शुरू किया। फिर मेरे हाथ एक किताब लगी, हिंदी उर्दू टीचर, यानी वाह। उर्दू हिंदी के जरिए उर्दू सीखने का जो तरीका उसमें बताया गया था, उसको वाह। मैंने पढ़ा। तो उसमें मैंने देखा कि अल्फाज हिंदी में कैसे लिखे होते हैं और वही अल्फाज उर्दू में उर्दू कैसे में लिखे होते हैं। क्या बात है। जैसे कि एक लफ्ज बंदर मैंने देखा, उर्दू में बस थोड़ा सा लिखा, ऊपर नीचे एक नुक्ता और कुछ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनी हैं। तो मुझे लगा कि वाह। ये अजीब अजीब ये जबान है। फिर मेरे अंदर और तजस्सुस पैदा हुआ। फिर मैं इसको पढ़ने लगा, बाकायदा पहली दूसरी किताबें खत्म करके। फिर मैं दूसरी जगह, गांव से 3 किलोमीटर दूर एक
इंटर कॉलेज है जिसका नाम है महगांव इंटर कॉलेज। ये बहुत तारीखी इंटर कॉलेज है, ये कौशाम्बी जिले में वाक़ है। जी, और इस गांव की अहमियत है कि 1857 की जो जंग हुई थी उसमें इलाहाबाद और अतराफ की जो क़यादत कर रहे थे वो मौलवी लियाकत अली थे। 1857 की जंग के बहुत तारीखी नाम। तो ये वहीं महगांव के वाले थे, वहीं इंटरमीडिएट कॉलेज है। तो वहाँ मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया। फिर उसके बाद आला तालीम के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने बीए में उर्दू पढ़ा, फिर उसके बाद एमए किया। एमए करने के बाद मैंने पीएचडी में दाखिला लिया और मेरे उस्ताद मुकर्रर प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब। मेरे जो रिसर्च का जो टॉपिक था, उन्वान, वो था चकबस्त की हुई। इस पे मैंने लगभग 4 साल तक मैंने रिसर्च किया। उसके बाद इसी दरमियान नेट और जेआरएफ का इम्तहान भी पास कर लिया। फिर उसके बाद 2 साल में गेस्ट लेक्चरर के तौर पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही तदरीस की खिदमत अंजाम दी। इसके बाद मेरा तकर्रुर 2013 में लखनऊ में एक नई यूनिवर्सिटी खुली थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी। कुछ दिनों तक मैंने वहाँ भी तालीम व तदरीस के खिदमत अंजाम दिए। इसके बाद फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ गया। अब यहाँ 7 साल इसके बाद मुझे चूंकि पढ़ने लिखने का जो शौक है वो बचपन से था। आज भी मैं रोज़ाना 6 से 8 घंटे तक पढ़ता हूँ और मेरे कई मज़ामीन शाया हो चुके हैं, लगभग 15-16 मज़ामीन मुल्क के मुख्तलिफ रिसालों में, जिसमें आज कल है, नया दौर है और तहरीर नौ है, इंशा है जो कोलकाता से निकलता है। फिर उसके बाद मेरी किताब आई, वही थीसिस जो उसको मैंने शाया करवाया, गज़लियात चकबस्त का फ़िक्री व फ़न्नी मुताला। इसके बाद मैंने कुछ उर्दू के जो मशहूर व मारूफ अफ़साने थे उनका एक इंतखाब शाया किया, उर्दू के बेहतरीन अफ़साने के नाम से। इसके बाद मेरी तीसरी किताब जो ज़ेर तरतीब है, ये मैंने काम मुकम्मल कर लिया है, टाइपिंग के मरहले में है। इसके बाद बहुत जल्द ही ये 6 महीने के अंदर एक किताब की आ जाएगी। तो मेरा एकेडमिक सफ़र है। जी जी, बोले बहुत ही खूबसूरती से आपने जो ये अपना इल्मी और अदबी सफ़र हमें और हमारे नाजरीन को बताया, यकीनन बहुत ही दिलचस्प है। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसे तय भी किया है और इस बीच में आपने 2 बड़े नाम भी लिए, चाहे वो नूरुल हसन नकवी साहब का हो, चाहे वो अहमद अली फातमी साहब का हो, और उस बीच में आपने 1857 के, हम कहेंगे कि एक जांबाज सिपाही की तरह काम करने वाले मौलवी लियाकत अली खान साहब का, और फिर मतलब जिस पे आपने काम किया पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, उस हवाले से आपने बात की बहुत ही खूबसूरती से। हम उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन उससे बेहतर आपने ये भी बताया कि आपने अफसाने पे भी काम किया। मतलब आप देखिए कि वहाँ पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त हैं और फिर मतलब शेर व शायरी के हवाले के साथ साथ आपने नस्र की तरफ भी अपनी तवज्जो जो है वो मबजूल रखी और उर्दू के बेहतरीन अफसाने जो हैं उनका इंतखाब किया और उस पर आपने लिखा, और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी किताब भी आपकी मंजर आम पर आने वाली है। इस बीच में ये जो हमारे लिखने और पढ़ने के सिलसिले रहे, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि
पंडित बृजनारायण चकबस्त के हवाले से जो काम आपने किया है उस पे अगर थोड़ी सी रोशनी आप डालें कि उस पे आपने उनकी किस खास खूबी को उजागर करने की कोशिश की, क्या वो मौजू था और उस मौजू के अंदर क्या कंटेंट थे, हल्का हल्का अगर आप थोड़ा इशारा दे दे ताकि आपकी वसातत से हमारे नाजरीन तक पंडित बृजनारायण चकबस्त की कुछ अहम मालूमात जो है वो पहुंच पाए। पंडित बृजनारायण चकबस्त देखिए जंग आज़ादी के अहद के बहुत मशहूर और मारूफ शायर हुए हैं। उनके यहाँ क्योंकि उनका इंतकाल तो 1926 में हो गया था और इसके पहले उनके यहाँ जो शायरी है तो उसमें उन्होंने जो उस वक्त जो अहम तहरीकें चल रही थी जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक थे और महात्मा गांधी थे, तो इन सब ने जो इस्लाही समाजी तहरीकें जो चलाई मुल्क की आज़ादी के लिए, उन सब की नुमाइंदगी चकबस्त के कलाम में मिलती है। उन्होंने इस मौजू पर मुख्तलिफ नज़में कही, गज़लें कही हैं। तो उसकी उस अहद की अगर तारीख को देखना हो तो चकबस्त के कलाम को पढ़ा जा सकता है। उसमें बहुत खूबसूरती से, चाहे वो जो जनूबी अफ्रीका में जो हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम हो रहा था उस पर उन्होंने नज़में कहीं, बाल गंगाधर तिलक के इंतकाल पर उन्होंने मरसिया कहा, गोपाल कृष्ण गोखले के इंतकाल पर मरसिया कहा। और वो जो अहद था, चकबस्त का जो अहद था और हिंदुस्तान की तारीख का जो अहद था, उसकी नुमाइंदगी उसमें उन्होंने अपने कलाम में। और उस अहद की सबसे अहम खुसूसियत ये थी कि 1857 की जंग के बाद जो हिंदुस्तानियों में शिकस्त और एक मायूसी की लहर पैदा हो गई थी उनके दिलों में, तो उसको दोबारा उनमें जोश दिलाने के लिए और खोई हुई अजमत को वापस लाने के लिए ये जो हमारे सियासतदान थे जो तहरीकें चला रहे थे उसी की नुमाइंदगी चकबस्त ने की है। तो फिर खोया हुआ वकार पाने के लिए उन्होंने ये किया कि हुब्बुल वतनी के जज्बात पैदा किए जाएं और लोगों को ये बताया जाए कि हमारा मुल्क क्या था और अब किस हालत में आ गया है। तो जज्बात को पैदा करने उसी अहद में देखिए सिर्फ चकबस्त के यहाँ ही नहीं बल्कि दीगर अदीबों और शायरों के यहाँ भी इस किस्म की चीजें आपको मिलेंगी। जैसे कि उसी अहद में मुंशी प्रेमचंद के यहाँ देखिए उनका जो पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, वो भी हुब्बुल वतनी के जज्बात पर मबनी है। या बंकिम चंद्र चटर्जी का जो नावल है आनंद मठ, वो भी वही है। या आप देखिए इकबाल के यहाँ उनकी जो पहली नज्म है हिमालय, या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सब एक ही अहद की पैदावार हैं और एक मुल्क में एक फजा, एक तहरीक जो हुब्बुल वतनी की चल रही थी उसकी नुमाइंदगी चकबस्त कर रहे थे। तो गजलों में भी उनके यहाँ ऐसी चीजें, यही चीजें मिलेंगी। उन्होंने जो नज्मों में तफसील के साथ बातें लिखी हैं वही चीजें इशारों और किनायों में गजल के पैराए में भी वही बातें उन्होंने बयान की है। तो ये उनकी गजल की बात है। बल्कि गजल में उसका जो खास मौजू होता है इश्क व आशिकी, आप देखेंगे कि चकबस्त की गजलों में बहुत कम देखने को मिलता है, बल्कि उन्होंने वही तरीकात की नुमाइंदगी गजलों में भी की है। बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरती से आप ये जो हम तक जानकारी फराहम कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, उस हवाले से बहुत सारी दुआएं आपको मिलती जा रही हैं। परवेज मुजफ्फर साहब इंग्लैंड से लिख रहे हैं कि बेकसी छाई है तकदीर फिरी जाती है, कौम के हाथ से तलवार गिरी जाती है। चकबस्त साहब का शेर उन्होंने यहाँ पेश किया। और सज्जाद अहमद साहब हैं, ये लिख रहे हैं कि नाचीज का ये मतला तहरीक बकाए उर्दू के हवाले से मोहतरम संजय कुमार साहब की नजर। तो मैं पढ़ता हूँ, कभी मिलना तुम्हें लहजे का हम जादू दिखाएंगे, दिलों को जोड़ने वाली जुबान उर्दू सिखाएंगे। मुझे ये तहरीक सिर्फ उर्दू की तरवीज ही नहीं बल्कि
कौमी यकजहती के लिए भी काम करती नजर आ रही है। मैं इस कार खैर के लिए मोहतरम इरफान साहब को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया सजाद साहब, बहुत अच्छा लगा। तनवीर साहब आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। तंजीम फातिमा आपको सलाम पेश कर रही हैं। चश्मा फारूकी साहिबा हैं। फारूक शेख साहब हैं। मीर साहिब हसन तरियाक वाले बम्बई से आपको सलाम कह रहे हैं। अलियास चौधरी हैं। तो इस तरह से हमारे साथ तमाम जो इस वक्त नाजरीन जुड़ चुके हैं वो आपको सलाम और आदाब पेश कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती से आपने चकबस्त के हवाले से बातें, जी 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 बेशक, और बड़ी खूबसूरती से आपने जो पहलू उजागर किया है यहाँ पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का, बहुत कम चूंकि एक निचोड़ है जो आपने अपनी तहकीक के दौरान सोचा समझा और आज हम तक पहुंचाया। बहुत ही अच्छा लगा। इस बीच में मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी कौन सी पहली तहरीर जो है मंजर आम पर आई, या किसी अखबार में या किसी मैगजीन की जीनत बनी, किसी रसाइल, कौन कौन से ऐसे रसाइल हैं जहां आपको रसाई हुई कि आपकी तहरीरें छपी? देखिए, मेरी सबसे पहली तहरीर वो चकबस्त के ही हवाले से थी, चकबस्त की इश्किया शायरी। वाह। तो ये पहली बार कारवाने अदब नामी रिसाले में छपी, ये भोपाल से निकलती है। तो इसमें सबसे पहली तहरीर मेरी छपी। उसके बाद तो मुख्तलिफ रिसालों में वहां से फिर सिलसिला शुरू हो गया, छपने लगा है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ फरीद खान साहब आपको कह रहे हैं कि संजय ये उर्दू कारवां चलाते हैं, बहुत खूबसूरत इनका काम है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वक्त ये उर्दू अदब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया फरीद खान साहब, ये आपका खैर मकदम कर रहे हैं। बड़ी ही खूबसूरती से आपने अपना इब्तदाई सफर जो बताया कि आपको उर्दू जो लफ्ज लिखने पड़े, यानी बंदर जैसा लफ्ज आपने बताया कि मैंने यूं तिरछी लकीरें और फिर वो कुछ नुक्ते वगैरह जोड़े। आलम बनारसी साहब आपको बनारस से सलाम कह रहे हैं। इस बीच में उर्दू के आप इस वक्त ना सिर्फ एक यानी मैं कहूँगा स्कॉलर हैं, अदीब हैं, माशाल्लाह एक बेहतरीन ओहदे पे भी फाइज हैं। वो उर्दू जो बचपन में आपको एक अजीब सी यानी एक सूरत में नजर आई, आज एक खूबसूरत सीरत आपको बना के उसने पेश किया, ये मरहला आपको कैसा लगा? मतलब किस तरह से उस उर्दू को जो आपको इतनी मुश्किल लगी, उस सूरत को आपने एक सीरत में पेश करके आज हमारे सामने यहाँ नाजरीन तक बहुत अहम गुफ्तगू पहुंचा रहे हैं। ये मरहला कितना दुश्वार रहा होगा? कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस आई जहां आपने शुरू में तो कायदा यानी जैसे आपने कहा हिंदी उर्दू टीचर, उसके अलावा और आपने ऐसी कौन सी किताबें पढ़ी और किन किन असातिज़ा से बिलखुसूस उर्दू को आपने पढ़ा, और आज हमारे सामने डॉक्टर संजय कुमार साहब बैठे हैं, हमारे लिए एक मशाल राह हैं, हमारे नाजरीन के लिए, हमारे स्कॉलर्स के लिए, जिनको यानी घरों में उर्दू मिलती है सुनने को, पढ़ने को, लिखने को, लेकिन आज उनके वो मैं कहूँगा कि खिदमत अंजाम नहीं दे पा रहे हैं जो संजय कुमार दे रहे हैं। जी जी, देखिए, इसको सीखने में, समझने में या पढ़ने में जो मुझे दुश्वारियां आई, सबसे पहली बात तो ये कि ये उर्दू में ख़ास तौर से कोई भी लिटरेचर हो या ज़बान हो, उसमें उसका मज़हब के अनासिर होते हैं। तो उन चीज़ों को समझने में मुझे थोड़ा दुश्वारी होती थी। तो हालांकि उसको मैं अपने असातिज़ा से, अपने साथियों से, दोस्तों से पूछता रहता था। तो ये चीज़ें उर्दू सीखने में थोड़ा दिक्कत हुई मुझे। लेकिन चूंकि कोई भी काम आदमी अगर सीखना चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल रुकावट पैदा नहीं कर सकती है। तो मैंने इसमें मेहनत की और इसको पढ़ता रहा आगे। और कई, जैसे कि मेरे ही घर के बगल में एक मौलवी साहब रहा करते थे, तो उनके साथ मैं अक्सर अपने वक्त गुजारता था। तो उनसे भी चीज़ें, ख़ास तौर से मजहबी चीज़ें पूछता रहता था।
तो उन्होंने मेरी मालूमात में बहुत इजाफा किया। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद जब आया तो एक उस्ताद थे, उनसे खास तौर से मैंने गज़लों की तशरीह पढ़ी, तो उससे मुझे गज़ल को समझने और सुनने का बहुत मौका मिला। वाह। बाद में चूँकि और भी लोगों से मैं सलाह-मशवरा लेता रहता हूँ, तो इसमें ख़ास तौर से मैं तो ये नहीं समझता कि कोई भी चीज़ हो या अदब हो, मज़हब हो या दीगर समाजी उलूम हो, अगर इंसान सीखना चाहे, समझना चाहे, तो उसमें वो महारत हासिल कर सकता है। लेकिन वाह। उसके अंदर एक सीखने का जज़्बा हो, बस। जिंदाबाद। साजिद साहब कह रहे हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और असलम हनीफ साहब आपको सलाम कह रहे हैं। मुझे भी याद आ गया कि रास्ता चलने से बनता है ठहरने से नहीं, रास्ता चलने से बनता है ठहरने से नहीं, जुस्तजू होगी तो हर मोड़ दिशाएं देगा, या अज़म का भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में, हाथ की लकीरों से फैसले नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं, जिस जवां मर्दी का या जिस अज़्म और हिम्मत और हौसले का आपने मुजाहिरा किया है वो आज हमारे सामने है। बहुत ही खूबसूरती से हमारी बातें चल भी रही हैं। मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि संजय साहब, जब आप यूनिवर्सिटी के इन बेहतरीन अमूर को अंजाम दे रहे हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इस बीच में चूंकि हम देख रहे हैं कि आपने बड़ा खूबसूरत सा एक टॉपिक जो है आज हमारे नाजरीन के लिए रख छोड़ा है कि पंडित दयाशंकर कौल नसीम साहब की शायरी। यानी जब भी हमारे अदब की बात होती है, निसाब की बात होती है, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त जो है भी उसमें शामिल रहते हैं, और पंडित दयाशंकर नसीम भी। मसनवी जब भी, यानी जब से हम पढ़ते आए हैं और आज तक, पंडित यानी दयाशंकर नसीम साहब को मसनवी के हवाले से ऐसा है ही नहीं कि हम फरामोश कर सकें, लेकिन इनकी शायरी के हवाले से मुख्तलिफ शेड्स जो हैं, मुख्तलिफ पहलू जो हैं, इन पे आज आप रोशनी डालेंगे। तो मैं चाहूँगा कि पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त के साथ साथ आपने पंडित ब्रिज नसीम को किस तरह से आपने परखा, पढ़ा, और मैं चाहूँगा कि आज हमारे नाजरीन भी इससे मुस्तफ़ीद हों कि जैसे आपने मुख्तसर से ही वक्फे में आपने चकबस्त के हवाले से गुफ्तगू की, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं इख्तिसार नहीं, यहाँ तफसीर चाहूँगा, थोड़ी सी तफसील चाहूँगा कि हमारे यहाँ पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त के हवाले से तो बहुत मवाद मिल जाता है, चाहे वो गज़लें हों या नज़में, लेकिन पंडित दयाशंकर नसीम के हवाले से ले दे के एक मसनवी की बात होती है। लेकिन मसनवी को और उनकी तमाम शेरी जो उनका शेरी सरमाया है, उसको आपने कैसे जांचा, परखा, और आज हमारे नाजरीन तक आपकी जो बातें हैं वो इसमें फैज़ान अहमद साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं, और दारक गिरी साहब जो हैं वो भी आपको सलाम कह रहे हैं। जी जी, देखिए, दयाशंकर नसीम की मसनवी जो गुलजार नसीम है, जी ये उर्दू की ऐसी इस तरह की नज़्म उर्दू अदब में शायद ही देखने को मिले, क्योंकि ये जो किस्सा है इसका मसनवी में, जो गुले बकावली का किस्सा, जी ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत ज़माना कदीम से राइज है। लोग इसको बेश अपने घरों में कहते थे, किस्सा खानी में इसको सुनाते थे बच्चों को। बाद में इसकी तहरीरी शक्ल सबसे पहले इज्जतुल्लाह बंगाली ने इसको तहरीर किया, और गुले बकावली का किस्सा फारसी में। फिर उसके वाह। बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क के नाम से इसका तर्जुमा किया फारसी से उर्दू में। उसी बेश तर्जुमे को बुनियाद बना करके दयाशंकर नसीम ने मसनवी लिखी। तो वाह। चूंकि ये किस्सा बहुत
ज़माने कदीम से राइज और मकबूल था, तो एक मकबूले आम किस्सा को उन्होंने नज़्म की शक्ल में लोगों के सामने पेश किया। बहुत खूब। तो मैं यहाँ आपको ये जो रोकना चाहूंगा, इसलिए कि वो नाम शायद मेरे सुनने में वो रह गया हो, जो आपने अभी निहाल चंद लाहौरी से पहले एक नाम पढ़ा, इज्जत, वो मैं दोबारा जानना चाहूंगा। जिन्होंने सबसे पहले ये आपने बताया ना, ये किस्सा, जो किस्सा गुले बकावली का फारसी में जो किया था, क्या नाम बताया था? इज्जत इज्जतुल्लाह बंगाली। जी जी जी, वाह। ये मैं, क्योंकि एक तहकीकी गुफ्तगू हो रही है, एक इल्मी और अदबी गुफ्तगू हो रही है, इस बीच में मैं आपको बताता चलूं कि सबिया सुंबल साहिबा आपको अलीगढ़ से सलाम दुआ दे रही हैं। मीर खुशहाल अहमद साहब आपको सलाम दुआ। महर अफरोज साहिबा कह रही हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। सज्जाद साहब भी बहुत ही खूबसूरती से हमें यहाँ नवाज रहे हैं कि लाए इस बुत को इल्तिजा करके, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। ये यानी जरूर शेर नसीम साहब का है। तो बड़ी खूबसूरती से आपने गुफ्तगू का आगाज किया है कि किस्सा जो गुले बकावली का है वो किस तरह से इज्जतुल्लाह और उसके बाद निहाल चंद और फिर इन तक आपने पहुंचाया है। बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं। जी, माजरत के मैं बीच में बोल पड़ा था, इसलिए कि मुझे नाम जानना था दोबारा से। जी जी जी। तो ये कुछ मैं तहकीकी चीजें बता दूं कि ये नसीम के बारे में, कि जी ये किस्सा तो पहले से था, और नसीम ने खुद अपने मसनवी में इस बात का जिक्र किया है। इसके पहले कुछ चीजें मैं नसीम के बारे में बताना चाहता हूँ जी जी कि नसीम चूंकि 1811 ईस्वी में पैदा हुए, जी ये तारीख चकबस ने अपने एक मजमून में लिखी है। और ये भी बता दूं कि बाज कुछ तज़किरे, तकरीबन हमारे जो अदबी तज़किरे हैं 10-12, उसमें नसीम का जिक्र मिलता है और उनके कलाम का इंतखाब मिलता है, लेकिन बाकायदा उन पर मजमून लिखने वाले सबसे पहले पंडित बृजनारायण चकबस्त हैं। वाह इन्होंने गुलजार नसीम का एक खूबसूरत एडिशन 1905 ईस्वी में शाया किया अपने मुकदमे के साथ, और मुकदमा तकरीबन 25 सफ़हात पर मुश्तमिल। वाह। बहुत ही खूबसूरती से बातें हो रही हैं, सुनी भी जा रही हैं, और उतनी ही खूबसूरती से हमारे नाजरीन जो है दाद और तहसीन से भी नवाज रहे हैं। हमीदुल्लाह खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साजिद अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह की महफिल में आते हैं, और हमारे लिए भी ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा एक मौका होता है कि हम एक दूसरे के रूबरू होके एक दूसरे के ख्यालात को सुन पाते हैं। और इस वक्त भी आप जिस अंदाज से हमें हौसला दे रहे हैं, यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है कि खाल खाल ही ऐसी अदबी महाफिल जो है वो सुनने और देखने को मिलती हैं। हमारे मेहमान का शायद नेटवर्क कुछ नहीं आ गए हैं। जी सर। जी जी, नेटवर्क थोड़ा मेरे ख्याल वीक हो गया था। जी जी। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो नसीम का जो सन विलादत है वो 1811, और जो जी मसनवी उन्होंने लिखी, यानी मसनवी का जो सन तकमील है वो 1838-39 के दरमियान है। वाह और मसनवी का जो सन इशात है 1844 में। यानी वाह नसीम ने इस मसनवी को 28 बरस की उम्र में मुकम्मल किया। वाह। यानी इतनी कम सिनी में उन्होंने लिखा, और इतनी मकबूल आम ये उनकी तसनीफ हुई। बहुत। और 34 बरस, यानी उसके 4 बरस बाद ये शाया हुई, और 1 बरस बाद ही नसीम का इंतकाल हो गया। यानी नसीम का इंतकाल 35 बरस की उम्र में हो गया, और उन्होंने 28 बरस की उम्र में मसनवी लिखी।
तो चूंकि 28 बरस की उम्र में और इतनी कामयाब और खूबसूरत मसनवी उन्होंने तसनीफ की, और इस मसनवी में इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, खसूसियत ये है कि ये लखनवी अंदाज की मसनवी है। यानी कि जो ख़ास तौर से लखनऊ में जो शेर व शायरी है, वहाँ जो तकल्लुफ़ात है, तसन्नुह है, आराइश व ज़ेबाइश है, और शेर में फ़नी खूबियाँ जो बरतते थे शुअरा और इस्तेमाल करते थे, सनतों का खूबसूरत इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें लखनऊ के जो तकल्लुफ़ात में शामिल हैं, उसकी खूबी इस मसनवी में देखने को मिलती हैं। जी तो जी सीधे साधे वाक़यात, किस्सा तो इसका पहले से मौजूद था, तो उसमें इन्होंने जो बड़ा इनका जो कारनामा है, उन्होंने जो शेर की जो तख्लीक और उसकी तश्कील दी है, इस अंदाज से दी है कि उसमें तमाम मानवी जिहाद पैदा हो गए हैं। यानी ये कहा जाता है कि किस्सा तो मौजूद था, यानी एक कश्मीरी शाल, किस्से को कहा गया है कि कश्मीरी शाल है ये, और वाह, उसमें नदीम जिसमें ने बुनत फूलों बूटे खिलाए, उसमें जरी का काम किया और उसकी वाह खूबसूरती तरह तरह से उसको सजाया। तो यही काम वाह है। तो इस मसनवी जो सबसे बड़ी खूबी मैं बयान करूं, वो ये है कि इसकी रियायत लफ्जी, इसकी जो बुनियाद है वो रियायत लफ्जी पर है। यानी कि उन्होंने ये कोशिश की है कि हर शेर में कोई ना कोई रियायत पैदा करने की कोशिश की है। वाह जैसे कुछ मिसालें पढ़ना चाहता हूँ मसनवी से। जी। आपकी मिसाल सुनने से पहले मैं आपको बताऊं कि हसामुल्ला हसन साहब आपको कह रहे हैं कि लाजवाब गुफ्तगू है। हमीदुल्लाह खान साहब प्रोफेसर, वो आपको कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरती से आप ये सारी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। दयाशंकर नसीम की फ़नी खूबियाँ सिर्फ ज़ुबान तक नहीं बल्कि तहजीब की अक्कासी में भी हैं। और साजिद अहमद साहब कह रहे हैं कि क्या अमीग मुताला है संजय साहब का, काबिल रश्क है, जिंदाबाद कह रहे हैं आपको। गिरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप फैज़याब हो रहे हैं। इस बीच में साजिद साहब का बड़ा खूबसूरत कमेंट है डॉक्टर साहब के, अब कमर्शियल मुशायरों की जगह इस तरह की महफिलें होनी चाहिए जहां इंसान फैज़याब हो, अपने अदबी विरसे से जुड़ा रहे। और जावेद अनवर साहब इस वक्त सफ़र में हैं, कल हमारे पास यहाँ थे, कल इंटरव्यू ले रहे थे लंदन से परवेज साहब का, और आज ये अपने बनारस की तरफ जा रहे हैं। ट्रेन में भी बैठे हुए हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कह रहे हैं कि संजय साहब का इस्तकबाल है। कफील अहमद साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। कि तंजीम फातिमा कह रही है कि सर आप हमारे आइडियल हैं। शारिब साहब कह रहे हैं कि काबिल सताइश हैं, अदबी महफिलें हैं। असलम साहब कह रहे हैं, उसके बाद आलम बनारसी साहब हैं, बहुत सारे नाम हैं इसमें। इस बीच में अफरोज खान साहब का नाम एक नया है, मैं देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मालूम होगा डॉक्टर साहब कि इस वक्त ये दयाशंकर नसीम जो है, हमारे जो इम्तिहानात हैं, चाहे वो सेट का हो, नेट का हो, या चाहे वो पीएससी का कोई भी इम्तिहान हो, ये बहुत अहम टॉपिक रहता है पंडित दयाशंकर नसीम के हवाले से। तो आप इनका कुछ रेफरेंस देना चाहते थे, इनकी कुछ मिसालें देना चाहते थे, वो भी हम जरूर सुनना चाहेंगे जी। इसके कुछ अशार मैं पढ़ के मिसाल के तौर पर जी बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या खूबियाँ उन्होंने बयान की है और क्या कशीदाकारी की है। जी तो सबसे पहले जो मसनवी की शुरुआत है, वो हम नात और मनकबत से होती है। वाह यानी क्या बात। हर शाख में है शिगुफा कारी, समरा वाह है कलम का हमदारी, करता वाह है ये दोस्त से अक्सर हमदे हक व मिदहते पैगंबर, पांच वाह उंगलियों में ये हर फन है, यानी कि मोती पंजतन है, क्या खत्म बात। इस्ते हुई सुखन परस्ती, करता है जबां की पेश दस्ती। क्या बात है। तो ये वाह इख्तिसार, यानी शायरी की जो सबसे बड़ी खूबी बताई जाती है कि उसमें इख्तिसार हो। तो इन्होंने 4 शेर में
हमद भी कह दिया, नात भी कह दिया और मनकबत भी उसमें शामिल कर दिया। क्या बात है, बहुत खूब, तो बहुत ही खूबसूरत हवाला और दिया आज इसमें आपने। तो जिंदाबाद। जी, जी इसमें जो रियायत लफ्जी है या तनासुबे अल्फाज है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हर शाख में है शगुफा कारी, यानी कि जो हर शाख में शगुफा यानी कली है, कोपले हैं, फूल हैं जो खिलते हैं, तो हर शाख में शगुफा कारी है। तो समरा है कलम का हमदे बारी, यानी जो कलम का समरा है यानी उसका जो फल है वो क्या है। क्योंकि पेड़ जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनकी शाखों में तो फल फूल पत्तियां आती हैं, लेकिन जो कलम है उसका क्या समरा है, उसका क्या फल है। वो तो सूखी टहनी है या बेजान चीज है। इसमें नसीम कहते हैं कि जो कलम का समरा है वो क्या है, हमदे बारी, यानी खुदा की वो हमद करती, यानी उसकी तारीफ करती है जो कलम, यही उसका वो फल है। वाह। तो इसमें देखिए शाख और उसमें जो शगुफे खिलते हैं, फिर समरा है कलम का, यानी समरा कहते हैं फल को भी, और समरा कहते हैं नतीजा, कहते नहीं रिजल्ट को। इसका समरा क्या है। जी जी बेशक। हाँ, तो और कलम, कलम के भी यहाँ दो माने हैं। एक कलम जिससे हम लिखते हैं उसको भी कहते हैं कलम, और कलम उसको भी कहते हैं को जो कि दरख्त। काट करके इनको पौधा लगाया जाता है, कलमकारी जिसको कहते हैं। बेशक बेशक। तो वो भी कलम लगाई जाती है, मान लीजिए पौधों का आम है या फूल के पेड़ है या और दूसरी चीजें हैं, तो उसमें जो जी समरा उसका है उसमें भी फल फूल और शाखें निकलती है। तो जी। कलम का एक समरा है, एक जो लिखने वाली और वो दोनों का, करता है ये दो जबां से यकसर, यानी ये कलम क्या है, ये दो जबान से यकसर करता है, यानी बिल्कुल क्या हमदे हक ओ मिदहते पैगंबर, यानी खुदा की हमद और पैगंबर की मिदहत। वाह। तो करता है दो जबां से, और दो जबां क्या है, क्योंकि पहले क्या होता था, जो कलम बनाई जाती थी या कलम बनाया जाता था, उसको उसके नोक को उसमें शगाफ दे दिया जाता था, चीर दिया जाता था, तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती थी। तो उसको कहा जी। गया कि दो जबान यकसर, यानी और यकसर, एक सर है उसका और दो जबान है, और वो वाह। एक से की तारीफ और एक से पैगंबर की मिदहत कर रहा है। क्या यानी बात कि है। इनकी तारीफ के लिए एक जबान नाकाफी है, इसलिए दो जबान से कर रहा है। अगला जो शेर है, 5 उंगलियों में ये हर्फ जन है, और कलम क्या है, जब वो लिखता है तो 5 उंगलियां उसको पकड़ती हैं। हर्फ जन माने मतलब बात कर रहा है या लिख रहा है, यानी कि मुती पंजतन है, और ये पंजतन का मुती है, यानी फरमा रवा, वो फर्मा पंजतन का ये बरदार। तात कर रहा है, उसका गुलाम है। तो 5 उंगलियों से पंजतन की जो रियायत वो लाए हैं। इस तरह के चीजें हम आगे भी पूरी मसनवी में देखेंगे कि अब अगला शेर है, खत में इस पे हुई सकून परस्ती, करता है जबां की पेश दस्ती, यानी इस पे सुखन परस्ती खत्म हुई, यानी जो शौक या जो शेर निगारी है ये कलम पे खत्म होती है। करता है जबां की पेश दस्ती, और ये जो जबान की पेश दस्त है, यानी कि उसका जो कायम मुकाम है, जबान जो नहीं कह पाती है वो कलम कह देता है। तो ये चीजें देखे रियायत। तो नसीम ने ये कोशिश की है कि पूरी मसनवी में उनके लगभग हर शेर में रियायत लफ्जी उन्होंने बरतने की कोशिश की है। जैसे कि एक दो दो तीन शेर मैं और पढ़ना चाहता हूँ। ये जो 4 शहजादे जो थे, ताजुल मुलूक के 4 बेटे,
तो ताजुल मुलूक जो पांचवें बेटे को जब देखता है तो अंधा हो जाता है। तो 4 बेटों के बाद जो 5वां बेटा जो पैदा होने वाला होता है, तो उसको नसीम एक शेर में किस इस्तिआराती और तशबीहात के अंदाज में कहते हैं, वाह। उम्मीद के नख्ल ने दी बार। यानी ताजुल मुलूक जब पैदा होने वाला था या जो वो माँ के पेट में आ गया था, तो उसके बारे में लिखते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा नेटवर्क मेरे ख्याल फिर से मुतासर हो गया है, कहीं ना कहीं कुछ खराबी दरपेश आ गई है, जिसकी वजह से आपकी आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच रही है, जबकि बहुत ही खूबसूरती से आपकी बातें सुनी जा रही हैं। सैयद शौकत हुसैन काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जी संजय साहब, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? नहीं, एक बार आप दोबारा कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि 1 मिनट आप देखें, मैं करता हूँ। कहीं ना कहीं नेटवर्क वीक हो जाता है अक्सर और बेशतर, इस तरह की कुछ मैं कहूँगा कि दुश्वारियां रह जाती हैं हमारे नेटवर्क की। जी, बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं और बहुत ही आला और बहुत ही मैं कहूँगा कि मयारी गुफ्तगू है। और मैं बताता चलूँ कि सैयद शौकत हुसैन काज़मी साहब ये केएस ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर के रैंक से रिटायर्ड हुए हैं अभी, और ये आपकी गुफ्तगू से बहुत महजूज हो रहे हैं। ज़मीर हुसैन साहब हैं, हमीदुल्लाह खान साहब हैं, सबिया सुमल साहिबा हैं, ज़मीर हुसैन हैं, और भी बहुत सारे। और इस बीच में मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा हसन साहब का, और भी जो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। दारक गिरी साहब कह रहे हैं कि बहुत खूब अंदाज़े बयान है मोहतरम का, तो अल्लाह और इज्जतों से नवाजता रहे। बहुत ही खूबसूरत बातें जो है हम तक पहुंच रही हैं, बड़ी बारीकी से आपने मुताला किया है इनकी मसनवी का। तो हम पहुंचे थे कि जब वो ताजुल मलूक का जन्म हो रहा है या उनकी पैदाइश के हवाले से। जी हाँ, तो उसमें नसीम ने जो शेर कहा है उसमें रियायत के बारे में मैं बता रहा था कि जी, उम्मीद के नख्ल ने दिया बार, खुर्शीदे हाँ हमल हाँ, हुआ नमूदार। यानी क्या तो बात। इसमें देखिए, उम्मीद के नख्ल ने दिया बार, तो उम्मीद के पौधे ने बार दिया। बार कहते हैं फल को। तो हाँ, और ये भी हमारे यहाँ मशरकी तहजीब में कहा जाता है कि औरत को हमल कहता है, तो ये कहते हैं कि उम्मीद से। बेशक। तो इस शेर में उम्मीद के 2 माने, खुर्शीद हमल हुआ नमूदार। खुर्शीद ताजुल मुल्क के लिए कहा गया है, तो खुर्शीद हमल, हमल यानी जो उसका जो गर्भ है उसमें नमूदार आने वाला है। तो इसमें रियायत और उन्होंने इस्तेमाल की है कि खुर्शीद हमल कहते हैं, यानी कि जब हमल में जब खुर्शीद यानी सूरज दाखिल होता है तो कहते हैं कि वो नौ वहां से शुरू होता है, नवरोज होता है। तो और जी हमल कहते हैं माँ के को भी कहते हैं। तो उसमें वहां से नमूदार हुआ, वहां यानी हमल से जब हमल में पहुंचता है सूरज, तो वहां से जो निकलता है, तो ये माँ के पेट से वो जब नमूदार हुआ, जाहिर हुआ, तो उसको इस रियायत के लफ्जी के जरिए उन्होंने बात कही है। तो ये शायरी का तो चूंकि कमाल होता है कि बात बराह रास्त कहने के वो तशबीह और इस्तिआरे के पर्दे में कही जाती है। जैसे एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ कि इसमें जो दिलबर बेसवा थी, चारों शहजादे जब फूल लेने के लिए निकल पड़ते हैं, तो उसको बेसवा उनको जुआ खिलाती है, और जुआ खिला करके चारों को शिकस्त दे देती है और उनको कैद कर लेती है। तो उसमें ने एक शेर में तमाम रियायतों को इस्तेमाल किया है कि 2 हाथ में चारों से लूटे,
दो हाथ में चारों उसने लूटे, पंजे में फंसे तो छक्के छूटे। यानी एक शेर में 2, 4, 5, 6 कितनी वाह, रियायतें इस्तेमाल करती। दो हाथ तादाद। यानी जो जुआ खेला जाता है, हाँ, जो लोग इसकी इस्तिलाहों से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि ताश या जुआ खेलने वाले, पॉकर खेलने वाले कहते हैं नहीं कि आलिया दो हाथ हो जाए। दो हाथ में चारों उसने टूटे, यानी चारों शहजादों के दो हाथ और चारों उनका पंजा डॉक्टर से साहब, आपकी आवाज जो है यानी जो थोड़ी सी खराब। जी जी। अगर कोई और सेल हो, मुझे लग रहा है कि या अगर आप 2 मिनट वीडियो को यानी कैमरा ऑफ करके अगर बात करें, जैसे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं आपका ना। हाँ, अब आप बोलें। जी, हाँ, अब हाँ, आवाज। मेरी आवाज आ रही है। जी जी। क्योंकि हमारे नाजरीन भी हाँ, लिख रहे हैं कि आवाज तो कट कर आ रही है, तो मुझे भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं आवाज जो है थोड़ी कट रही है। नेटवर्क शायद वीक हुआ है, या कहीं ऐसा ना हो कि आपका डाटा थोड़ा कमजोर हुआ हो। अगर कोई और मोबाइल है तो उससे भी आप इन कर सकते हैं। जी। हाँ, तो ठीक है, अब यही है एक मोबाइल। हाँ जी जी, तो आवाज आ रही है। अब अच्छा है। हाँ, दो हाथ में चारों उसने लूटे, यानी दो दो हाथ खेला जब, तो चारों हम्म, शहजादों को लूट लिया। और जब वो पंजे में फंसे, यानी दिलबर बेसवा के पंजे में फंसे, तो उनके छक्के छूट गए। वाह। हाँ, तो उन्होंने ये सोचा कि बताइए, हम लेने चले थे फूल और यहाँ क्या हो गया, अब कितनी वाह, बदनामी होगी। तो इसमें हम्म, 2, 4, 5 और 6 किस तरह से उन्होंने इन रियायतों का इस्तेमाल किया है। तो इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें इस मसनवी में हैं। आप इनका मुताला करेंगे तो कदम कदम पर हर शेर में उन्होंने ऐसी इस्तिलाहें और रियायतें और तनासुबे अल्फाज और सनतों का इस्तेमाल किया है कि ये देखेंगे कि लखनऊ की जो खास खूबी है इस मसनवी में देखने को मिलेगी। और बहुत से इसमें देखिएगा कि जो वस्ल के मौके हैं उन पर भी उन्होंने जो बाज मसनवियों में मोमिन के यहाँ आया और दूसरे शायरों के यहाँ देखेंगे जो फहाशी नजर आती है, इनके यहाँ भी है वही चीजें, लेकिन उन्होंने उस इस्तियाराती अंदाज में बयान किया है यहाँ। तो वो सब चीजें चूंकि मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, बाकी ये खूबी मसनवी के इसमें सबसे अहम चीज की इसमें आपको जिद्दत मिलेगी, नयापन, और इसमें जो तशबीह उन्होंने जो इस्तेमाल की है वो खास तौर से उर्दू अदब में या शायरी में बहुत कम देखने को मिलती है। तो जैसे कि एक शेर उनका है बहुत मशहूर तशबीह के लिए कि जहाँ गुल बकावली का फूल चोरी हो जाता है, तो चूंकि महवे ख्वाब वो देखती है कि उसका फूल चोरी चला गया, तो सो के उठने का जो मन उन्होंने जो कहा है वो शेर की उठी नकहत सी फर्शे गुल से, यानी कि फर्शे गुल से और नकहत सी, नकहत कहते हैं यानी खुशबू को, जैसे कि फूल से खुशबू उठती है, उठ के फैलती है चारों तरफ, तो उस तरह से बकावली उठी, यानी उसके उठने का जो नजाकत या उसका जो अंदाज है वो इसमें बयान किया गया है। तो ये चीजें तो इसमें जिद्दत बहुत है और ये इख्तिसार है, यानी कि मुख्तसर कम अल्फाज में या कम अशार में उन्होंने बहुत ढेर सारी बातें कह दी और कारी के तखय्युल पर बाकी चीजों को छोड़ दिया। और बारीक ख्याली है, इसके अलावा बुलंद परवाजी, ये सब चूंकि शायरी की जो खसूसियात हैं ये नसीम की मसनवी में देखने को मिलती हैं। बहुत बहुत तो बहुत ये ही उनकी खूबसूरत। नसली के बारे जी जी। अब आप देखिए कि सबिया सुंबल साहिबा भी कह रही हैं कि हमें ये सारी गुफ्तगू अच्छी लग रही है और ये हम सुनना चाहते हैं।
सज्जाद साहब भी कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरत बज़्म जो है ये खराब नेटवर्क की वजह से खराब हो जाती है। मुसरत हसन साहब कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत है। परवेज मुजफ्फर साहब दयाशंकर नसीम साहब की गुलजार नसीम में मसनवी का आगाज जो आपने बताया कि हम्द है, नात है, मनकबत है, और इख्तिताम जो है हिंदू मुस्लिम के माबैन जो शादी और ये सारा कल्चर जो है, गोया कि एक पूरे हिंदुस्तानी माशरे की जो तश्कील हमें यहाँ देखने को मिलती है, बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें कोई शक नहीं। कहीं ना कहीं एक सवाल हमारे प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब के जहन में है, क्या सहरुल बयान जो है ये गुलजार नसीम के जवाब में लिखी गई है? ऐसा कुछ आपने पाया अभी तक? नहीं, देखिए, जवाब तो ये नहीं लिखी गई है। वो उनका उस्लूब, उनका अंदाज अलग है, और ये दयाशंकर नसीम का लिखने की जो स्टाइल है वो अलग है। उसका जवाब क्या, कुछ बाद लोग ये सवाल करते हैं कि उसके जवाब में लिखी गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि, चूंकि ये एक नौजवान कलमकार की तख्लीक है, और उसके जो तबीयत में जो जोश था और जो लखनवी अहद व माहौल था, उसकी अक्कासी इसमें देखने को मिलती है। और इन्होंने अपनी इनफरादियत का इजहार भी किया है, तो उससे कैसे मुकाबला करें? मुकाबला नहीं किया जा सकता, ना तो उसके जवाब में, बल्कि ये नसीम जिस रिवायत और जिस तहजीब के परवरदा हैं, उसकी अक्कासी तो इन्होंने अपने मसनवी में की है, तो फिर उसके जवाब का कोई सवाल ही नहीं होता है मेरे हिसाब से। बहुत खूबसूरत। हमने एक शेर कहीं पढ़ा था, वो मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपकी शख्सियत के हवाले से, कि जो फैज़याब हो रहे हैं हम लोग, कि बड़े काम की चीज हो तुम भी, लेकिन हमारे भी कुछ काम आओ तो जाने। तो यकीनन आज आप हमारे काम आ रहे हैं, हमारे जहनों को महमेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए कि जिस बारीक बीनी से आपने गुलजार नसीम का मुताला किया है और जितनी अहम गुफ्तगू हम तक पहुंचा रहे हैं, ये काबिल दाद है, काबिल फ़ख्र है, काबिल तारीफ भी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम डॉक्टर संजय की ज़ुबानी जो है सुन पा रहे हैं, जो यकीनन एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि सहरुल बयान और गुलजार नसीम में से किसे फोकियत देना चाहते हैं, एक सवाल ये भी आ गया। जाहिर सी बात है, इस तरह के सवाल मैं मेहमान तक तो पहुंचा दूंगा, लेकिन चूंकि अपना अपना एक अहद होता है, मीर का अपना अहद है, गालिब का अपना अहद है, और फिर अगर हम जोश और फैज और इकबाल की बातें करें तो अपने अपने अहद की अपनी अपनी आवाजें होती हैं। यहाँ भी एक सवाल आया है कि सहरुल बयान और गुलजार नसीम में से आप किसको फोकियत देना चाहेंगे? ये देखिए, मैं तो फौकियत देना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि दोनों के अपने अपने तरीके, उस्लूब, अंदाज और शायराना खुसूसियात हैं। बेशक तो बेशक। दोनों की कशिश, उसमें जो खूबसूरती अपनी तरफ खींचती, उसका रंग अलग है, इसका रंग अलग है। उसमें जो जी। वाकया निगारी है और जो वो जज्बात और मंजर कशी है, इन सब को जो एकदम बयानिया अंदाज में या रवानी के साथ उन्होंने जो मीर हसन ने जो बयान किया है, वो अपनी जी। तरफ लोगों को खींचती है। और अगर हमको पुरतकल्लुफ़ ज़बान, सनतों का इस्तेमाल और जो तसन्नो और बंदिश अल्फाज, जो आतश ने कहा ना कि बंदिश अल्फाज जड़ने के नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतश मुरस्सा साज का। ये बेशक। मुरस्सा साज इन्होंने जो की है, इसकी अपनी खुसूसियात है। तो आप दोनों के अपनी अपनी खुसूसियात है, और जब सबको पढ़ेंगे दोनों से आप लुत्फ अंदोज होंगे। इसकी मुश्किल बेशक। पसंदी जो गुलजार नसीम की है, इसमें जब आप देखेंगे, जो आपको चीजें जब समझ में आने लगेगी, तो जब आप आदमी जो मुश्किल की तरफ बढ़ता, मुश्किल चीजों में उसको, जब उसके मसले को, मुश्किलात को हल करने के बाद उसको जो मजा आता है, फिर सादा चीजों में उसको मजा वो नहीं मिलता है। वाह, बहुत खूब, बहुत तो बड़ी बात आपने की है। बेशक कि जब इंसान मुश्किलात में रह के चीज़ों का मुताला करता है, वो बिल्कुल आसानी जहाँ फराहम हो वहाँ वो लुत्फ नहीं आता है। बेशक। डॉक्टर साहब, इस बीच में चूँकि उर्दू
और फिर हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं, क्योंकि उर्दू हिंदुस्तानी जुबान है, तमाम हिंदुस्तान की जुबान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अदना हो, आला हो, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, जन हो, तमाम हिंदुस्तानियों की जुबान है। और आज हम भी देख रहे हैं, आप भी पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि ये पूरे आलम में इसका चर्चा है, चाहे वो कोई भी मुल्क है। आज इसके असर से कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जरूर इसके असर में है, इसके सहर में है, इसको पढ़ रहा है, इसको सुन रहा है, इसको लिख रहा है। बहुत अच्छा भी लग रहा है हमें। इसी प्रोग्राम की वसातत से हम तकरीबन 32 और 34 मुल्कों तक पहुंचे हैं, वहाँ के उर्दू के हालात को जान पाए हैं, वहाँ के लिखने वालों से बातें की हैं, बहुत अच्छा लगा है। हिंदुस्तान में हम जैसे अदीबों, शायरों और खासकर ये जो नई नौजवान नस्लें आ रही हैं, जहाँ आज भी कहीं ना कहीं जहन में वो खाका साफ नहीं है कि एक तरफ अगर डॉक्टर संजय हैं तो दूसरी तरफ इरफान आरिफ हैं, इन दोनों का रिश्ता उर्दू के साथ कैसा होना चाहिए? यानी हिंदू मुस्लिम का एक एकता का दर्स मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ। उर्दू और फिर एकता, अमन, प्यार, मोहब्बत। क्या उर्दू किसी एक फिरके, मजहब या मुल्क की जुबान है, या हम सब की जुबान है? देखिए, जबान को पहली बात तो मजहब से जोड़ना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। जबान जो होती है वो मजहब, जात, नस्ल, मुल्क से ऊपर होती है। जिंदाबाद। तो ये इसको तो कोई भी पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी पढ़ सकता है, जबान सीख सकता है, उससे लुत्फ अंदोज हो सकता है। तो जबान देखिए, ये मुश्तरका कल्चर इसमें है। हम देखते हैं कि इसमें जितने बड़े अदीब, शायर, नस्र निगार उर्दू में मुसलमान पैदा हुए हैं, उतने ही बड़े बड़े इसमें हिंदू भी पैदा हुए हैं। आप देख लीजिए, नसीम हैं, चकबस्त हैं, रतन नाथ दर्शनशार हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, और कितने नाम गिनाए जाएं। आप एक लंबी फहरिस्त इसकी तैयार हो सकती है। तो अगर ये सब एक तफरीक इनके अंदर होती या दिलों में होता, तो फिर ये सब ऐसी अदबी खिदमत कैसे अंजाम देते। तो चूंकि ये उर्दू जबान ही हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदू मुसलमान के मेल जोल से पैदा हुई है, तो बल्कि ये कहा जा सकता है कि ये दोनों की तहजीब की नुमाइंदगी करती है उर्दू जबान। बहुत खूब। अब एक जीशान अंसारी साहब हैं, पता नहीं वो आपके शागिर्द हैं या मेरे हैं लिख रहे हैं कि सर मैं आप ही का तालिब इल्म हूँ। एक इल्जाम ये भी लगाया जाता है कि दरअसल इसे आतिश ने लिखा था, लेकिन खामियों को देखते हुए इसे अपने शागिर्द नसीम के नाम मंसूब कर दिया। आपका क्या कहना है? अब भाई, एक तरफ डॉक्टर संजय और एक तरफ इरफान आरिफ और बीच में दया शंकर नसीम शुक्रिया परवेज मुजफ्फर साहब। देखिए, इस पर ये पहले ये सब इल्जाम लगाए गए हैं। मैंने कहा कि 1905 में चकबस्त ने इसका एक एडिशन शाया किया था। वो एडिशन अभी भी रजा लाइब्रेरी रामपुर में मौजूद है। उसके बाद से ही इस पर शरर और चकबस्त के दरमियान मार्का शुरू हो गया था, जो मार्का चकबस्त और शरर के नाम से जाना जाता है। और ये तकरीबन बहुत ज़ख़ीम किताब है। मैं इसको आप लोगों को दिखा दूं कि ये इतनी मोटी किताब, इसकी डेट मेरे पास है। वाह, टाइटल भी दिखा दीजिएगा। टाइटल 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 हाँ, ये मैं टाइटल भी दिखा देता हूँ। वाह, ये चूंकि ये फोटो स्टेट है, इसमें ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये है बहुत मोटी किताब। तो इसमें चकबस्त और शरर के दरमियान तकरीबन 1 साल तक अदबी मार्का हुआ, और इसमें मुल्क भर के तमाम अदीबों और शायरों ने इसमें हिस्सा लिया। और इसकी मसनवी गुलजार नसीम की इतनी बारीकियां, खूबियां, खामियां निकाली गई कि इसके एक एक लफ्ज से बहस की गई है। तो ये पूरा मार्का मौजूद है, रेख्ता पर भी ये किताब मौजूद है, आप देख सकते हैं।
तो इस पर चूंकि रशीद हसन खान ने इस मसनवी को तरतीब दिया है, तो ये भी मेरे पास ये मसनवी मौजूद है। ये वाह, क्या बात है। गुलजार गुलजार नसीम, नसीम रशीद हसन ये खान। रशीद, तो ये वाह। चूंकि ये 500 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसमें फारसी जो इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा है उसका मतन है। फिर उसके वाह। बाद ये गुलजार नसीम पर तो इन्होंने लिखा कि नहीं, ऐसा नहीं, आतश ने नहीं लिखे मसनवी, ये तो नसीम की ही मसनवी है। ये लोग इल्जाम तराशी करते हैं और ये बेबुनियाद है, इसका कोई सबूत है नहीं किसी के पास। वाह, बहुत, ये बहुत ही खूबसूरत हमें जानकारी जो है फराहम हुई है। और कफील अहमद साहब भी कह रहे हैं कि बेशक इरफान सर, और ये जीशान साहब आप ही के शागिर्द हैं जी, वो कह रहे हैं कि संजय सर का शागिर्द। तो इरफान, आरिफ सर शाहकार मसनवी के मतून के साथ साथ गुलजार नसीम की पहली अशात पर जी जी हैदर अली आतिश के अमल दखल पर भी कुछ गुफ्तगू, तो बहरहाल गुफ्तगू हो ही रही है। संजय साहब, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि गुलजार नसीम और पंडित दयाशंकर नसीम, और फिर चाहे वो शागिर्द की बात हो या उस्ताद की बात हो, बहरहाल एक तहजीब की बात हुई, एक मुश्तरका तहजीब की बात हुई, हिंदू मुस्लिम की बात हुई, एकता की बात हुई, अदब को बहुत इजाफा इसके हवाले से हुआ, इसमें कोई शक नहीं। एक बेहतरीन सिंध जो है मसनवी अगर आज जिंदा है तो ये दो नामों से जिंदा है, मीर हसन हो या पंडित दयाशंकर नसीम। हमारी गुफ्तगू भी बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ती जा रही है, हमारा वक्त भी खत्म होने की तरफ जा रहा है, लेकिन इस बीच में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आपकी तीसरी किताब आने वाली है उसमें क्या क्या रखा गया है और क्या क्या आपने सोचा है? जी जी। हाँ, आवाज आपकी बहुत फास्ट से आ रही है, तो क्या तीसरी किताब के बारे में? बेसिकली मुझे लग रहा है आपके यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क कमजोर हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो तीसरी किताब आ रही है, तीसरी किताब जो है, उस जी जी। तीसरी किताब में क्या कंटेंट्स हैं, क्या फहरिस्त है, किताब किस पर है? अच्छा, वो तीसरी जो मेरी किताब है ये नसीम का दीवान है। क्योंकि हाँ, क्या? ये गुलजार नसीम से तो सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि उनका एक मुख्तसर सा दीवान भी है। और ये दीवान पहली बार मैं बता दूं कि 1873 में शाया हुआ था लखनऊ से। फिर वाह। दोबारा ये 1884 में मेरठ से शाया हुआ, जो बयान मेरठी ने इसको तरतीब दिया था। फिर जी उसके बाद तीसरी बार 1995 में लखनऊ से शाया। 3 बार ये दीवान मुकम्मल तौर पे शाया हुआ। फिर इसके बाद तमाम इंतखाब शाये हुए। तो इसको चूंकि ये लगभग 125 बरस हो गए शाया हुए, तो अब इसको मैं फिर से दोबारा तरतीब दे रहा हूँ, और इसमें तकरीबन मुझे 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है। तो इसका एक मुझे नुस्खा नहीं आता, तो ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान में रफाकत अली शाहिद साहब भी इस पे काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश की, तो उन्होंने इसका एक नुस्खा मुझे भेज दिया है। तो ये इसको भी मैंने शामिल कर लिया है। तो ये क्या? देखिए कि इनके दीवान में जो चीजें हैं, खास तौर से इसमें जो कंटेंट यानी गजलें हैं, तकरीबन 100 के करीब गजलें हैं। उसके बाद मैं ये दिखा दूं आप लोगों को कि गजलों के अलावा उन्होंने 6 मुखम्मस लिखे हैं। फिर 2 तरजीह बंद भी लिखे हैं, 1 वासोख्त है, मुस्तजाद है, और 3 फारसी के उन्होंने मुखम्मस लिखे हैं, और कुछ किताते तारीख वफात है। इतनी चीजें शामिल किया है। तो ये गजलें हैं। गजलों के अलावा उन्होंने जो मुकम्मस लिखे, थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ। ये अभी जो एक साहब ने पढ़ा ना कि लाए उस बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा, उनकी गजल है। तो ये पूरी
कमल गजल जब है आपके इसका। पास जब आपके पास उनका ये सरमाया है, तो कोई एक आध गजल अगर हम सुन पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जी जी। हाँ हाँ, तो ये चूंकि देखिए, एक गजल मैं उनकी पढ़ के सुनाता हूँ, आप देखिएगा कि किस तरह उन्होंने। जी। आ, कहीं मुझे लग रहा है कि फिर से ये जो नेटवर्क है, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू को, सच लिखा था हमारे नाजरीन में से कि इतनी खूबसूरत गुफ्तगू को ये जो खराब नेटवर्क जो है कभी कभी नजर लगा देता है। हम पंडित दयाशंकर नसीम की गजलों की बात कर रहे हैं, पुकारे है। वसवाक की बात कर रहे हैं, मुखम्मस की बात कर रहे हैं। जी सर। हाँ, तो एक गजल है, मैं उसको देखिए पढ़ रहा हूँ कि इसमें आशना, इसका जो काफिया है वो आशना है। वाह। और आशना को इतने मानों में इस्तेमाल किया है। तो इश्क की खूबी कहूँ क्या आशना, जान का दुश्मन है दिल का आशना। बहरे उल्फत से किनारा खूब है, खा गया गोता तो डूबा आशना। अब आशना के कई, आशना के माने पैराग भी होते हैं, आशना के माने नाजायज ताल्लुकात के भी होते हैं, आशना माने दोस्त भी होते हैं। तो उन्होंने सारे माने इसमें इस्तेमाल किए हैं। रोजे बद से डर कि हो जाते हैं फिर, दोस्त दुश्मन आशना ना आशना। क्या बात है, वाह। दहर में कामयाब क्या नायाब, दहर में कामयाब क्या नायाब हैं, कीमिया दरवेश सच्चा आशना। क्या बात है, क्या बात है, वाह। शागिलाने इश्क का ये विरद है, या मुहिबिया मेहरबां या आशना। क्या बात है, वाह। पाक उल्फत हो तो फिर क्या ऐ रकीब, आशना है आशना का आशना। क्या बात है, आशना है आशना का आशना। वाह। क्या हाँ, बात है, वाह। बहुत खूबसूरत। एक एक ही मिसरे में सारे माने इन्होंने इस्तेमाल कर दिए हैं। दो दो समझना साफ है बेवहदती, एक है बेगाना हो या आशना। हम तो दिल से नेक समझे हैं तुम्हें, तुम बुरा कहते हो अच्छा आशना। दिल क्या जले क्या क्या कहते तुम्हें, बेमुरव्वत बेवफा ना आशना। क्या बात है, आओ जी दिल खोल कर मिल लीजिए, जिंदगी का क्या भरोसा आशना। क्या बात है। कुल जुमे इश्क एक तूफान खेज है, डूबे इस दरिया में सदहा आशना। हाँ। कहिए तो कह दूं हजारों में ये बात, है नसीम गुल बदन का आशना। क्या बात है क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजेदार। आपने ये जो, मैं कहूँगा कि जानकारी हम तक पहुंचाई है कि इन्होंने गजलें भी लिखी हैं, मुखम्मस भी लिखे हैं, और वसवाक भी है, और बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं। ये बहुत अहम जानकारी है, यानी दीवान फिर से आप एक बार आवाम तक पहुंचा रहे हैं। और कितना अच्छा लगा कि आपने जब ये काम शुरू किया, और इस काम को करते करते हम वहां तक पहुंच जाते हैं कि जहां सरहदें भी कोई काम नहीं आती हैं हम, यानी जी अदब में बिल्कुल। यही सबसे बड़ी बात है कि हम्म, अदबी जब गुफ्तगू होती है, या दो अदीब जब मिलते हैं, तो यकीनन बहुत अच्छा लगता है। आओ बनाए जी। पुल कोई अपने ही आसपास, आओ बनाए पुल कोई अपने ही आसपास, अरसा हुआ है आपको हमसे कटे हुए। तो ये वाह। हम जैसे कि हमारे इस तहरीक का एक पैगाम है, नारा भी है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो हम अदीब शायर मोहब्बत की बात करते हैं, अदब की बात करते हैं। देखिए, पंडित दयाशंकर नसीम बहाना बना, एक तरफ संजय साहब हिंदुस्तान में, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में करामत साहब। तो ये एक सिलसिले जो है जी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू भी हो रही है। बहुत ही खूबसूरती से हमारे बहुत सारे नाजरीन जो हैं यहाँ हमें एक एक करके, मैं कहूँगा कि दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। आप भी देखिएगा
मुस्कुराहटें चाहे वो आपकी हो या मेरी हो लोगों को पसंद आ रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं, क्योंकि आपके भी बहुत से शागिर्द हैं जो इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं और हमारे भी बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, मैं आने वाली नस्लों के लिए आपसे एक पैगाम लेना चाहता हूँ मोहब्बत भरा, कि उर्दू से किस तरह से जुड़े रहें, उर्दू किस तरह से हमें एक दूसरे से जोड़े रखे और हमें उर्दू के लिए क्या करना चाहिए, उर्दू किस तरह से सीखनी चाहिए, और क्या उर्दू सिर्फ इसलिए पढ़ी जाए कि हम एक उस्ताद बने, क्या उर्दू को रोजगार का जरिया भी बनाया जा सकता है। बस इस खूबसूरत से पैगाम के लिए मैं आपको जहमत दूंगा। जी उर्दू देखिए, उर्दू पढ़ना ये चूंकि हमारा एक बहुत कीमती सरमाया एक जबान है, इसका जिंदा रखना हम सबका फर्ज है। और उर्दू चूंकि ये एक जबान ही नहीं कहते, एक तहजीब भी है, और ये हिंदुस्तान के मिजाज, यहाँ के अवाम और खवास से के मिजाज से इसका बहुत गहरा रब्त व ज़ब्त है। मैं चूंकि देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो पुराने बुजुर्ग हैं, पुराने लोग हैं, गांव में भी शहरों में भी, तो वो अभी भी उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की के अल्फाज बोलते हैं। कभी कभी तो मैं हैरत में पड़ जाता हूँ कि बताइए ये लोग कैसे इन अल्फाज को बोलते हैं, या भले ही वो सही बोलते हो या उसका वो जो बिगड़ी हुई शक्ल है लफ्जों की, लेकिन उसका रूट तो कहीं ना कहीं जाके अरबी और फारसी तक मिलता है। तो चूंकि अब नई नस्लें आ रही हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे जो बुजुर्गों के जो कीमती सरमाया है, इसको बचाना, इसको तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब लोगों का फर्ज है। और ये इसको चूंकि ये रोजगार से जुड़े या ना जुड़े, एक जबान सीखना हम सबका उसमें एक लुत्फ आएगा। और अदब का चूंकि जरूरी नहीं कि रोजगार से ही रिश्ता, अदब तो एक इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उसके मसाइल से, उसकी परेशानियों से सामना करने के लिए एक हौसला और जज्बा ही पैदा करता है। अदब अदब का ये काम है। तो इसमें कौन आदमी नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी खुशहाल हो या वो मुसर्रत से जिंदगी बसर करे और उसको ये चीजें हौसला मिले। तो ये इसलिए भी उर्दू हमको पढ़ना चाहिए, अदब पढ़ना चाहिए। अदब इंसान को सलीका सिखाता है, जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। तो ये है। और अदब चूंकि मैंने भी देखिए पढ़ा, मुझको ये कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसमें पीएचडी करूंगा और बाद में इसमें आला तालीम में जाऊंगा और उस्ताद बनूंगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन चूंकि हमवार बेशक बेशक आपका इश्क आपको यहाँ तक पहुंचा लाया। इसीलिए कहते हैं कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो आपने मोहब्बत की, आपको मंजिल भी मिली बहुत ही खूबसूरती से। वाह क्या बात है, बेशक। तो शौकत काजमी साहब, मैंने अभी आपको जिक्र भी किया था, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे यहाँ यानी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, खुद भी ये बेहतरीन उर्दू जानकार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मालूमात ये प्रोग्राम से हासिल कर पा रहे हैं। कि डॉक्टर संजय साहब का शुक्रिया, मुझे भी नवाज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा काम है, इसे जारी रखें। कोरोना के मस्बत असरात का मजीद फायदा हासिल किया। संजय साहब, मैं आपको ये भी बताऊं कि जहां इस पूरे यानी ये 9-10 महीनों का जो अरसा गुजरता जा रहा है, इस बीच में बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी सब जिंदगी ठप होके रह गई, बहुत से शोबाहाय जिंदगी जो है वो मुतासर हुए। हमने तहरीक बकाए उर्दू का ये इल्मी अदबी जब सफ़र शुरू किया इस पेज के हवाले से, यकीन जानिए कि बहुत ही अहम गुफ्तगू होती रही। हर प्रोग्राम में एक से बढ़कर एक प्रोग्राम होता रहा और अपने नौइयत का प्रोग्राम। आज जो बातें हम कर रहे हैं ये अपने नौइयत की आप मैं कहूँगा कि नज़ीर है। इस कोरोना ने जहां बहुत सारी जिंदगी को बेशक मुतासर किया, लेकिन अदब में बिलखसूस उर्दू के हवाले से अगर हम बात करें और फिर तहरीक बकाए उर्दू की अगर हम बात करें, बहुत काम किया है और आपकी दुआएं शामिल हाल रहनी चाहिए। हम आइंदा भी इस तरह की गुफ्तगू जो है वो
करते रहेंगे। आपको कैसा लगा ये गुफ्तगू करते हुए, ये भी आप जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझ खाकसार को आपने इस इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे लाके और मुझको कुछ कहने का मौका फराहम किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये जो आप तहरीक चला रहे हैं, क्योंकि ये ज़माना जो जदीद टेक्नोलॉजी का आ गया है, मोबाइल सबके हाथ में है, और जो सारी चीज़ें जो हमारी लाइब्रेरियों में थी या कहीं किसी जगह पे थी, उनको अब देखिए इस टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। चाहे दास्तान का फन हो या शेर व शायरी हो, या लोगों को जो एक ट्रेडिशनल हमारे यहाँ जो किताब छपना, छपवाना और उसको तक़सीम करना, अब तो ये चीज़ें ऐसी आ गई कि आप फ़ौरन लिखिए और लोगों का उसमें जो क्या तासुरात हैं, रिएक्शन है, वो हासिल कीजिए। तो ना ना तो कहीं जाना ना कुछ, और मोबाइल सबके हाथ में आ गया है। तो अब चूँकि जो लोग लाइब्रेरी नहीं जा सकते हैं या पढ़ नहीं सकते हैं, जो लोगों की गुफ्तगू नहीं सुन सकते हैं, या बहुत दूर-दराज के सफ़र करके लोग आते-जाते थे, तो उन सारी चीज़ों को ये इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आपने लोगों तक पहुँचाई। ये मेरे समझ से ये ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए, और हम बड़े से बड़े अदीबों को और तरह-तरह के इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के शायरों को हम सुनेंगे और उसमें देखेंगे, उससे फ़ैज़याब होंगे। तो ये जो आप शुरू कर रहे हैं, मेरे समझ से कि ये एकदम वक़्त का और अहद का ये तकाज़ा है। चूँकि चीज़ें जब ट्रांसफ़ॉर्म होती हैं तो इस शक्ल में आनी ही चाहिए, नहीं तो जो लोग नहीं भी पढ़ सकते वो इसके ज़रिए से मालूमात हासिल कर लेते हैं। अब देखिए पुराने वक़्त में क्या बड़ी-बड़ी डिक्शनरियाँ थी, कितने जिल्दों में जो लुगात वग़ैरह थे, अब सब ऐप में आ गए हैं। अब हम कहीं भी बैठे कुछ पढ़ रहे हैं, हमको कोई माने नहीं आ रहा है, फ़ौरन उसमें जाके माने तलाश कर लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं। तो ये मुश्किलें हमारी कितनी आसान कर दी हैं। तो आपने एकदम सही वक़्त को पहचाना और इस तरह की तहरीक बक़ाए उर्दू शुरू की। ये बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तहरीक शुरू की है तो हमें 10 साल हो गए हैं पूरे, यानी 2010 में शुरू की थी, लेकिन ये हकीकत है कि उन 9 सालों में उतनी पज़ीराई नहीं मिली जितनी 9 महीनों में मिली। मैं आप जैसे तमाम अदीबों, शायरों और दानश्वरों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस पेज पर आते हैं, अपनी खूबसूरत इल्मी अदबी बातें करते हैं। इस बीच में परवेज़ मुज़फ़्फ़र साहब, यानी जो मुज़फ़्फ़र हनफी साहब के साहबज़ादे हैं, उन्होंने कहा है कि संजय साहब को मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिए। लंदन से इस वक़्त वो आपको सुन रहे हैं, इंग्लैंड से। और परवेज़ शहरयार साहब, आप एक बहुत बड़ा नाम है अदब में, वो भी बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो परवेज़ शहरयार साहब भी आपको कह रहे हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, संजय कुमार को मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद। तो ये हौसला है कि जब हम शायर, अदीब एक दूसरे को हौसला अफ़ज़ाई करते हैं तो यकीनन अच्छा लगता है। और ज़ीशान अंसारी साहब कह रहे हैं कि इरफान सर से गुज़ारिश करूँगा कि आइंदा हमारे सर को बुलाइएगा तो दास्तान पर गुफ्तगू ज़रूर होगी भैया। रक्षंदा रूही मेहदी साहिबा कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा। तो डॉक्टर साहब सच में हमें भी बहुत अच्छा लगा आज आपसे गुफ्तगू करते हुए। ये मोहब्बतें ज़िंदा रहें, ये रवाबित ज़िंदा रहें। और सबिया सुंबल साहिबा एक बेहतरीन शायरा हैं, वो भी कह रही हैं कि बहुत उम्दा। तो ये जो मिला-जुला हमारा कल्चर है, हिंदुस्तानी तहज़ीब, ये रिवायात, ये मोहब्बतें, ये अखलाक व आदाब, ये इसी तरह ज़िंदा रहे, सलामत रहें। आपने बहुत ही खूबसूरती से आज बातें की। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा और फिर अपने नाज़रीन का। और ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे अब दास्तान पे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आप ही के शागिर्दों की ये फ़रमाइशें हैं। तो हमें भी बहाना ही चाहिए कि हम फिर से मुलाकात करें। तो संजय साहब, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाह रहे हों और बीच में कहीं मैं इंटरप्ट करता रहा, या वो बात अभी तक आपके ज़हन में या दिल में हो, कह ना पाए हो, कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसी बात जो जाते-जाते हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा दें, कोई ऐसी ख़्वाहिश? जाते-जाते बस यही मैं नौजवानों के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ वाह! कि कोई चीज़ ज़िंदगी में अगर हासिल करना चाहते हैं,
कामयाबी चाहते हैं तो वो ज़रूर आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए मेहनत और लगन ज़रूरी है। तो बेशक। मेहनते पैदा कोई जौहर नहीं खुलता, वाह रोशन शररे तेशा से है खाने फरिहाद। वाह, इस शेर क्या के बात। साथ मैं अपनी गुफ्तगू। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मुझे निदा फाजली का शेर याद आ गया कि कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो बहुत ही अच्छा वाह, रहा। रक्षंदा रूही मेहदी साहिबा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अंदलीब आदिल साहब आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और दास्तान गोई पर गुफ्तगू होनी चाहिए, आज से ही आपकी जो है फरमाइश शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हम फिर से किसी प्रोग्राम में जोड़ेंगे। तो मैं भी यही कहूंगा कि कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो मैं अपने तमाम जी, नाजरीन से, बिलखुसूस अपने मेहमान से, इन्हीं अल्फाज से इजाज़त चाहूँगा। तो मोहतरम हमारे नाजरीन और सामीन, कल हम फिर से आपके रूबरू होंगे किसी नए मेहमान को लेके। आज यानी कल, देखिए कल हम इंग्लैंड में बात कर रहे थे, आज हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं, कल फिर कहीं पहुंचेंगे। बस आपकी ये मोहब्बतें साथ रहनी चाहिए, आपका ये जो हौसला है हमारे साथ रहना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया रक्षंदा साहिबा। तो मैं फिर से यही कहता चलूं कि बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम बेहतर से बेहतर कुछ कर दिखाने की चाहत रखते हैं, और वो चाहतें पूरी होती रहें। तो नाजरीन और सामीन, इन्हीं अल्फाज के साथ दीजिए अपने मेज़बान इरफान आरिफ और हमारे आज के मेहमान डॉक्टर संजय कुमार साहब को इजाज़त। कल शाम 6 बजे फिर आपके रूबरू होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। खुदा